हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उपयोग इससे संबंधित इकाई 3 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भूकंप एवं सुनामी को। दोस्त, आप सभी से एक ही बात मैं कहूँगा कि यदि इससे पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आपका कोई भी ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक दिया गया है। आप किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इसका PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर रामबाबू 124 से जुड़ करके, टेलीग्राम नंबर से जुड़ करके आप PDF नोट्स भी ले सकते हैं, वो भी विदाउट निःशुल्क, मतलब बिना पैसा के आप ले सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको जो भी कंटेंट दूं एकदम 100% सही और ऑथेंटिक हो, पूरा कंसेप्ट के साथ। इसमें भी मैंने आपको सभी क्वेश्चन का आंसर को कवर किया है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप ऐसे देख सकते हैं। पूरा टाइप करने में बहुत टाइम लगा है मेरे प्यारे मित्र। सो चलिए अब एक एक क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर आपको सभी का डिस्कशन करते हुए आगे निकलते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 5 है। और दोस्त, आपको पता होगा कि ये जो बुक है आपका काफ़ी पुराना हो चुका है, फिर भी हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करते हुए कहूँगा कि आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर करना हो, मतलब ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप वर्तमान की दृष्टि के अनुसार से ही आंसर को लिखेंगे तो आपका आंसर मान्य होगा और कोई भी नहीं कर सकता है। मैंने भी कॉपी चेक किया है, तो अभी के अकॉर्डिंग, वर्तमान के अकॉर्डिंग जिस बच्चा का स्कोर, मतलब जिस बच्चा का आंसर अच्छा आया है उसको अच्छा नंबर मैंने दिया है। यदि अगर वो बच्चा एकदम पुराने भाषा में लिखा है तो उस बच्चा के क्वेश्चन पे, मतलब आंसर शीट में कम नंबर मैंने दिया है। मैंने भी कॉपी चेक किया है। सो चलिए दोस्त, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा दोस्त, महासागर के तली पर जो कंपन होता है उसे हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र? तो सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था मित्र? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ जो कि लगाया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर में पूछा गया, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप के जो भी तरंगे हैं, इसमें 3 प्रकार के तरंग होते हैं, P, S और L। तो P तरंगे को प्राथमिक तरंगे कहते हैं, और यही तरंगे जो होती है पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले आती है। तो इसका ऑप्शन क आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे दिया गया भी है, इसका आंसर क हो जाएगा, ठीक है। सभी के बारे में P क्या है, S क्या है और L क्या है, सभी के बारे में बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इसे देखेंगे, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्त क्या कहा जाता है? इसे जो है अनुकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्र? अनुकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जो कि पूछा गया, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ पे सही नहीं है कहा गया है, तो आप इस बात से ध्यान रखेंगे। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी हम गलती लगा देते हैं। यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन में है, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये क्या है आपका? सही है प्यारे मित्र। दूसरा है ख, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ये भी होना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, हाँ दोस्त,
ये भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि गैर हो मतलब होता क्या है कि तकलीफ़ में कौन गैर कौन अपना ये पता नहीं चलता। जो मदद किया वो अपना हो जाता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे अगर बात करें हम घ ऑप्शन का, तो भगवान भरोसे बैठना ये कतई नहीं है कि अगर आप भगवान भरोसे बैठेंगे तो भूकंप आएगा और आपको भगवान की कृपा से आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त हम आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और आप देख लीजिए मेरे प्यारे मित्र, इसको क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से 1 2 3 4 चारों क्वेश्चनों को फिर मैं एक जगह उसे टाइप किया हुआ हूँ जो आपको आंसर को कराऊंगा। तो चलिए दोस्त, अब हम अपने टाइप किए हुए क्वेश्चन आंसर की तरफ आ चुके हैं और आपका पहला क्वेश्चन जो है इसे देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन में है भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए दोस्त, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र क्या होता है, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है कि भूपटल के नीचे तो भूमि के भूगर्भ के अंदर, यहाँ पे कहा जा रहा है भूमि के भूगर्भ के अंदर, ठीक है मेरे मित्र, कहाँ पे, तो भूगर्भ के अंदर, यानी इसलिए कहा गया भूपटल के नीचे का वह स्थान भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं या उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप भूपटल पूर्वीय केंद्र जहां भूकंप के तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए भूकंप की शुरुआत इस केंद्र से यहाँ से शुरू हुई तो इसे हम भूकंप केंद्र कहेंगे, यानी भू केंद्र कहेंगे। लेकिन ये जहाँ पे पहले आभास होता है उस वाले हिस्सा को हम क्या कहते हैं, जैसे ये तो चल देगा और वैसे ऐसे मतलब ये ऐसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा मेरे मित्र, ये ऐसे निकलेगा या फिर ऐसे निकलेगा, इधर कहीं भी निकल सकता है। तो उस केंद्र को हम अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ पे वो पता चलता है उस वाले हिस्सा को हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकेंद्र और अधिकेंद्र के बारे में आप समझे, यानी भूकंप पृथ्वी के जिस हिस्सा में निकलता है, यानी यहाँ से निकला तो इसे हम भूकेंद्र कहेंगे, और जिस भाग पे पता चला, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर पता चला तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम बताएं। तो मेरे मित्र इसे चलिए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, भूकंप के समय उठने वाले कंपन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसे हम पी, एस और एल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, पी तरंग को प्राथमिक तरंग और एस तरंग को हम दीर्घ तरंग कहते हैं, और एल तरंग को तरंग मतलब जो होती है वो, यानी पहला तरंग पी तरंग प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक तरंग और तीसरा को दीर्घ तरंग यानी कि लंबी तरंग के नाम से बांटा गया है। थोड़ा सा ये लिखने में टाइप करने में ऐसा इधर उधर हो गया, यानी यहाँ पे ये है कि पहला जो है पी तरंग है, दूसरा जो है यहाँ पे द्वितीयक तरंग जिसे एस कहा गया है, और तीसरा जो है दीर्घ तरंग जो कि यहाँ टाइप हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया है। आप इसे सही से लिखेंगे ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है, एस तरंग को द्वितीयक तरंग कहा जाता है और एल तरंग को दीर्घ तरंग कहा जाता है। लेकिन पी तरंग जो होती है बहुत तेज होती है, लेकिन ये उतना विनाशकारी नहीं होती है, जबकि यहाँ पे एल तरंग जो होती है बहुत ही विनाशकारी होती है, यही तो भूकंप लाती है। चलिए हम देख लेते हैं। पी तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है, ये बहुत फास्ट होती है, यह बहुत तेज होती है। ठीक है, एस तरंग की अगर बात करें तो यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी अनुप्रस्थ का मतलब हुआ कि प्रकाश वाली तरंग होते हैं। ठीक है, प्रकाश वाली तरंग होती है, इसमें प्रकाश निकलता है
और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। यानी जो प्राथमिक तरंग की गति है उससे ही इसकी गति क्या होती है, कम होती है। तरंग भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एल तरंग है, एल तरंग जो है यह भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है। इसकी गहनता सबसे कम होती है। धीमी गति के साथ में क्षैतिज रूप से चलने के कारण यह किसी भी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचती है, लेकिन यह सर्वाधिक विध्वंसकारी होती है। कौन मेरे मित्र? तो एल तरंग जो होती है ये धीरे धीरे तो चलती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी होती है। यानी ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। तो आप समझे दोस्त पी और एस एल के बारे में। पी तरंगे क्या होती है? यह सबसे तेज तरंगे हैं जो कि पृथ्वी के भूपटल पर सबसे पहले आती है, लेकिन इससे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आभास तो चल जाता है, हर समय हर सेकेंडों में ये तरंगे आती है, लेकिन सभी तरंग का पता चलाना मुश्किल है। जबकि यस तरंगे जो होती है ये उससे तेज होती है, मतलब उससे थोड़ा सा धीमी होती है, लेकिन ये पृथ्वी के भूपटल तक नहीं आ पाती है। जबकि यहीं यल तरंग की अगर बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो यल तरंगे क्या होती है, तो इन दोनों से धीमी होती है, लेकिन ये भूपटल पर आती है और सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है। तो ये रहा PSL के बारे में। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका 3 नंबर में कहा गया है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्त, इसे हम पहले भूकंप के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद में सुनामी के बारे में जानेंगे। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ये तो आप जान सकते हैं। भूकंप की गहनता और बारंबारता में भारी अंतर होता है। इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे जोन 1, 2, 3, 4, 5 के नाम से जाना जाता है। यानी कुल मिला के कहे तो भूकंप क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। और ये जो होता है भूकंप की गहनता जो होती है बारंबारता से भारी अंतर होता है, और इसे हम क्या करते हैं 5 भाग में यानी 5 जोन में डिवाइड किए हुए हैं। वहीं अगर सुनामी की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो ये भी प्राकृतिक आपदा है, पर ये महासागर के तली में उत्पन्न होता है। ये जो है मतलब स्थल वाले भाग पे नहीं आती है, ये महासागर की तली में आती है, तो इसे सुनामी कहा जाता है। समुद्र तल में उत्पन्न होते हैं और इस कंपन को क्षैतिज गति के द्वारा उत्पन्न होता है, और इसे क्षैतिज गति के रूप में ही उत्पन्न होते हुए देखा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आप समझे सुनामी और भूकंप क्या होती है। भूकंप ये क्या होती है, ये पृथ्वी के स्थल पर पता चल जाता है, जबकि सुनामी ये जो होती है महासागर के तली में आती है। बस आपको इतना इससे याद रखना है प्यारे मित्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ये देखिए ज़रा। सुनामी से बचाव के लिए कोई 3 उपाय बताना है। तो सुनामी से बचने के लिए समुद्र के बीच स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो समुद्री जल के सतह के नीचे क्षैतिज हलचलों का अध्ययन कर सके तथा संदेश दे सके कि हाँ सुनामी आने वाली है। अब सुनामी से किससे नुकसान होती है, यानी कहने का मतलब है कि सुनामी से हमको क्या लेना देना, समुद्र की तली में आती है तो देखिए दोस्त है नुकसान, क्योंकि जो जलयान जाता है ना उसे तो पता चलना चाहिए कि सुनामी आ रहा है, तो अपना रास्ता मोड़ लेगा या फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सुनामी का जानना ज़रूरी है कि हाँ कोई यातायात जा रहा है, कहने का मतलब है कि कोई बड़ी जहाज मालवाहक पोत महासागर में होते हुए अंदर कहीं जा रहा है, तो उसे सुनामी का पता चलना चाहिए, नहीं तो उसके चपेट में आ जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, संकेत दे सकता है जिसे वहाँ से लोगों को हटाया जा सके। वहीं पूर्वानुमान से लोगों को सुनामी से भी बचाया जा सके। सुनामी में होता क्या है दोस्त कि पानी जो होते हैं पानी बहुत ऊपर तक आ जाती है और कई गांव शहर को भी तबाह कर सकती है, क्योंकि उसका जो है पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है।
उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है, कई कई 100 फीट तक ऊंचाई तक पानी आती है। आगे अगर हम बात करें कि सुनामी से बचने के लिए कंक्रीट तटबंध की ज़रूरत है। सुनामी से बचने के लिए सरकार तथा गैर सरकारी संस्था द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे लोग जो है सुनामी से बच सके। सुनामी कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना फास्ट है, उस सब भी पता चल सके और उसकी व्यवस्था पहले से लोग कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम, आपका लघु उत्तरीय समाप्त हो गया, दीर्घ उत्तरीय की तरफ, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप क्या है। भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्र में विभाजित करते हुए, यहाँ पे विभाजित लिखा हुआ है जो कि मिसिंग हुआ है। ठीक है, तो विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चलिए दोस्त, जो अभी आपको जोन मैंने बताया है 5 जोन, तो उन सभी जोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए दोस्त, भूपटल के नीचे का वह केंद्र जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे तो हम भूकंप कहते हैं। भारत में इसे 5 भूकंपीय पेटी यानी जोन में बांटा गया है। जोन फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जोन फर्स्ट, इस जोन में दक्षिण पठारी क्षेत्र आते हैं जहाँ भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। यानी आप क्या समझे मेरे प्यारे मित्र, कि जोन वन में जो भी लोग हैं, जो भी एरिया क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप का खतरा कम होता है। वहीं जोन 2 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं जहाँ भूकंप की संभावना होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भूकंप से उतना खतरनाक भूकंप यहाँ पे नहीं आता है। यानी कि यहाँ पे जान माल की हानि बहुत कम होती है। लगभग ये समझिए 1 और 2 जोन जो है सेफ जोन के अंतर्गत आता है, लेकिन पूर्णतः सेफ जो है ये 1 ही माना जाएगा, 2 नहीं माना जाएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे खतरनाक भूकंप आ भी जाती है, झटका महसूस होती है। अगर 3 की बात करें, जोन 3 की, तो इसके अंतर्गत गंगा सिंधु का मैदान राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में आते हैं, जहाँ भूकंप का प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन वह कभी कभी विनाशकारी भी होते हैं। यानी कि ये जो राजस्थान के सिंधु गंगा का मैदान जो है और इधर गुजरात के तरफ के कुछ एरिया है, यहाँ पे भूकंप आती है और विनाशकारी भूकंप यहाँ पे आती है। वहीं अगर जोन 4 की बात करें तो यहाँ पे मेरे मित्र क्या होता है कि जोन 4 में, इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें अधिक खतरे होते हैं। यानी कि इस भूकंप की झटका बहुत तेज आती है। इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी क्षेत्र तथा असम घाटी और पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार भी शामिल है। यानी जोन 4 में ये इतने क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से शिवालिक पहाड़ी आती है, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई क्षेत्र शामिल हैं। वहीं अगर जोन 5 की बात करें तो जोन 5 जो है यह सर्वाधिक खतरा वाला जोन है। यानी सबसे खतरनाक जोन जो है वो 5 है। ठीक है, इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ का रण वाले क्षेत्र और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके साथ साथ दार्जिलिंग और सिक्किम के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बिहार के भी क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि जोन 5 जो है बहुत ही खतरनाक जोन है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक एक करके 5 जोन के बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझा दिया है, और आपको जितनी ज़रूरत है वो, आप जितनी ज़रूरत है उतना आपको मैंने दे दिया है।
और अगर ऐसे तरीक़ा से अगर इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अपना एक सपोर्ट दें और कमेंट करें। मैं उसे अच्छे तरीक़ा से एक इमेज के साथ, वीडियो इमेज के साथ उसे पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपका 2 क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का, इसे ध्यान से देखेंगे। सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपायों के बारे में लिखना है। तो मेरे मित्र, सुनामी सबसे पहले ये तो आप जानते हैं कि ये समुद्र के तली में आती है। तो चलिए इसे हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सुनामी ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो महासागर की तली पर कंपन से उत्पन्न होता है। इस कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है, यानी जो कंपन होता है उससे जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होता है और पानी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ भाग जाता है। सुनामी से बचाव के लिए पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जो समुद्र के अंदर, जो समुद्र के बीच में इसके लिए स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, जो समुद्र के तल के सतह के नीचे की क्षैतिज हलचलों का अध्ययन कर सके और तट पर, यानी कि जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे संदेश दे सके, जिससे लोगों को तटीय वाले क्षेत्र से सुनामी से बचाया जा सके। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, आगे आते हैं। सुनामी से बचाव के लिए कंक्रीट तटबंध बनाने की ज़रूरत है, यानी ऊंचे ऊंचे बांध बनाने की ज़रूरत है ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके। इस तट से टकराने वाली सुनामी तरंगों का तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव होगा, जिसे तटबंध के किनारे में गांव जैसी वनस्पतियों को सघन रूप से लगाना चाहिए ताकि वो सुनामी मतलब कुछ ही एरिया को तबाह करे, यानी कि वहाँ पे बसे गांव एरिया को तबाह न करें, जिससे लोगों की नुकसान कोई ना हो। तटीय प्रदेश में रहने वाले, यानी तटीय प्रदेश का मतलब है कि जो महासागर के सटे लोग रहते हैं, जो भी गांव, शहर, नगर बसा होता है, वहाँ की बात किया जा रहा है। तटीय प्रदेश में रहने वाले को सुनामी से बचने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत सूचना मिलते ही समुद्र की तरफ या स्थल खंड की तरफ तुरंत भागने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही यहाँ पे तैरने वाले प्रशिक्षण देना चाहिए। वहाँ के लोगों को वहाँ पे व्यवस्थित करना चाहिए और तैरने की जो भी वस्तु सामग्री है उसे भी मुहैया करानी चाहिए। सुनामी जल के स्थिर होने के बाद सामूहिक रूप से बचाव कार्य में लग जाना चाहिए। साथ ही घायलों की चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वच्छ पेयजल और भोजन की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। असामाजिक तत्वों द्वारा लूटमार न हो, इसके लिए आम लोगों का सहयोग लेने जैसे कार्यों को करना आवश्यक होता है, जिससे सुनामी जल न्यूनतम प्रभाव डाल सके। यानी कि ये नहीं कि जो लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं और वहीं लोगों को लूटने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र कि सुनामी से बचने के लिए जो भी तटीय एरिया है वहाँ पे जो लोग बसे हैं, उन लोगों को तैरने वाले लोगों के साथ मिलजुल करके रहनी चाहिए ताकि उनकी वो सुरक्षा दे सके, पानी में बचा सके। अब ये कहिएगा कि सुनामी में कौन जाएगा, लेकिन दोस्त ये होती है कि पानी जो आती है तो महासागर से उठ करके बाहर आ जाती है, तो पानी ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। बाढ़ नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक रुकेगी, वो तुरंत चली जाती है। लेकिन जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे पानी भर देती है ना, तो इसलिए वहाँ पे जो पानी भरा है उस पानी से बचाने के लिए लोगों को तैराक होना ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ से तुरंत भागना चाहिए उन लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचाने के उपायों के बारे में बताना है। तो अभी जो आप पढ़ रहे थे वो भी तो भूकंप ही है।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देख लेते हैं। तो दोस्त आपको बता दें कि भूकंप जो होती है, भूकंप यानी भूमि में जो कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। और इसी कंपन की वजह से जो बिल्डिंगें होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग, वो सभी गिर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। इसीलिए भूकंप रोधी मकान को बनाना चाहिए, पिल्लर वाला मकान को बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि भूकंप से बचा जा सके। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसके बचाव के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक है। इन प्रयासों को कई रूपों में जाना जा सकता है, जैसे कि भूकंप का पूर्वानुमान का पता चलना, भवन अच्छे तरीक़े से निर्माण होना चाहिए, जान माल की सुरक्षा करना, प्रशासनिक कार्य इसमें शामिल है तथा गैर सरकारी संगठन भी सहयोग निभाता है। तो चलिए हम इसे बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व तरंगे और अनुकंपीय तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर प्रभावित बड़े भूकंप का अनुमान किया जा सकता है। भूकंप निरोधी मकान बनाने चाहिए। जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बलों की आवश्यकता होती है। भूकंप में बर्बादी को रोकने से प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक होती है। इसके लिए मीडिया, पुलिस और जिला प्रशासन को अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। यानी अगर हम बात करें इससे, तो जो भूकंप आया तो वहाँ पे कैसे भूकंप आया, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई सरकार से कुछ मुहैया कराया जा सके, ये वही मीडिया वाले बताएंगे। आम आदमी के कहने से उतना सरकार नुकसान की भरपाई नहीं करता है, ठीक है। हालांकि वो खुद जांच कराता है और फिर उसके अनुसार से सरकार कुछ मुहैया कराता है। भूकंप की तबाही को रोकने में गैर सरकारी संगठन भी अहम भूमिका निभाती है। यानी कि दर्द होता है और उस दर्द को सहने के लिए कई सारी संगठन उसे कुछ हिंट्स देता है। तकलीफ़ को कम करने के लिए कुछ रुपया पैसा, भोजन सामग्री, दवा, मेडिसिन, ये सभी देता है। ये संस्था न सिर्फ तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, अपितु भूकंप निरोधी भवन निर्माण तथा भूकंप के तत्काल बचाव के लिए प्रशिक्षण भी कराते रहते हैं। साथ ही दबे हुए मलबे से आम लोगों को निकालने हेतु सामान्य तरीके के अलावा सरकारी तंत्र की मदद तथा नवीन तकनीकी का भी उपयोग करते हुए सांस लेते हुए मानव को बचाने का कार्य कराते हैं। साथ ही विद्यालय में बच्चों को भूकंप से बचाव की जानकारी भी दी जानी चाहिए। भूकंप की तरह ही सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, जिसमें समुद्र के बीच स्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए, जिससे पूर्व सूचना मिलने पर वहां के लोगों को तुरंत हटाया जा सके। सुनामी से बचाव के लिए कंक्रीट तटबंध बनाने की ज़रूरत है। इस कारण तट से टकराने वाले सुनामी तरंगों का तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव पड़ेगा और तटबंध के किनारे मैंग्रोव जैसे वनस्पति को लगाना चाहिए, जिससे वहाँ पे विनाशकारी जो सुनामी आ रही है उसे बचा जा सके। तथा साथ ही राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठन तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाने का प्रशिक्षण देना चाहिए। सुनामी से प्रभावित लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा, शुद्ध पेयजल और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। असामाजिक तत्वों से लोगों को बचना चाहिए, ठीक है। तो दोस्त, ये सुनामी से संबंधित क्वेश्चन आपका तीनों हो चुका और इतना लंबा आपको नहीं खींचना है। मैंने जो कुछ भी समझाया इन सभी को मिक्स करके अपने भाषा में सरल शब्दों में लिखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि किताब में जैसा वैसा ही रट के लिख दे, वैसा संभव भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कि सभी क्वेश्चन के आंसर लाइन बाय लाइन किताब में लिखी गई भाषा ही लिखें। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप अपने भाषा में क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है दोस्त। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो में आऊँगा और इससे संबंधित जो भी आपका टॉपिक बच गया है उन सभी टॉपिक को क्लियर कराऊँगा।
एक एक करके। ठीक है मेरे मित्र, तो जैसा कि मैंने बताया है, यदि आपका किसी विषय में कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना के आपका वो टॉपिक क्लियर करा दूँगा। सो दोस्त, अब इजाज़त चाहते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।